सभी भैयाओं का भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग आज प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। तो श्रेणी क्रम में संयोजन देखें, 3 प्रतिरोध हमने लिए R1, R2, R3। R1, R2, R3। एक मीटर वोल्ट मीटर लगा दिया, कुंजी लगा दिए। और जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर के जोड़ा जाता है तो जो संयोजन है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को क्या होता है, एक सिरा से दूसरा सिरा, जब एक सिरे से हम दूसरा सिरा जोड़ते हैं तो जो संयोजन बनता है इसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, कुल जो प्रतिरोध होता है वो कुल हम उसके जो भी प्रतिरोध होते हैं, जो चालक तार लगे होते हैं, जो भी उनको हम जोड़ देते हैं। तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R। 4 होते तो R4 भी हो जाता है, 2 होते तो R1 प्लस R2 होता। मतलब हम उनको प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा प्रवाहित होती है। प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होता है, एक समान धारा प्रवाहित होती है। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रत्येक प्रतिरोध में से एक समान धारा प्रवाहित होती है। जो कुल विभवांतर होता है वो प्रतिरोधों के विभवांतर का योग होता है, अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V बराबर, अब आपको होता है V1 बराबर क्या है, IR1 है। धारा सब में तो समान जा रही है, श्रेणी क्रम में है, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। अब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो हम यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 निकालेंगे तो V1 का मान IR1 डाल देंगे, V2 का मान IR2 डाल देंगे, V3 का मान IR3 डाल देंगे। तो V बराबर, अब ओवरऑल I कॉमन ले लें तो V बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब V का मान क्या है, V बराबर क्या है, IR है। V बराबर क्या है, IR है, तो V का मान IR डाल लिया। IR बराबर I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। IR बराबर I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R बराबर, अब जो आया आपका श्रेणी क्रम में तो ये हो गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 प्लस R2, यही हमको प्रूव करना था। श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध अगर निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो जो भी चालक हैं उनके प्रतिरोध को हम जोड़ देंगे तो कुल परिपथ का प्रतिरोध आ जाएगा। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जो अगला संयोजन है वो समांतर क्रम में है। इसमें समांतर क्रम में, या इसको हम पार्श्व क्रम में भी कहते हैं। पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक, या इसको क्या बोलते हैं, इसका एक और ना, इसको हम कहते हैं समांतर क्रम में। इसमें समांतर क्रम में, ठीक। अब समांतर क्रम में क्या है, इस प्रकार से जोड़ते हैं, ये R1 R2 और R3। ठीक है। पार्श्व क्रम में क्या होता है, या समांतर क्रम कह सकते हो। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक प्रतिरोधक में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I बराबर क्या था, I1 प्लस I2 प्लस I3 था। अब I भाई आपको पता है R बराबर क्या होता है, V अपॉन I होता है। तो यहाँ पर अगर I निकालेंगे तो क्या आएगा, V अपॉन R आएगा। तो I बराबर V अपॉन R, I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। अब ओवरऑल यहाँ से हम V कॉमन लेंगे तो V कट जाएगा। 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका प्रतिरोध में संयोजन हो गया। 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अब प्रतिरोधों के जो श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है।
श्रेणी क्रम में संयोजन की तुलना में जो समांतर क्रम के संयोजन में उसमें लाभ है। देखो श्रेणी क्रम में संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो पूरा परिपथ जो होता है वो टूट जाता है, कोई भी अवयव काम नहीं करता है। श्रेणी क्रम में अगर कहीं पर एक अवयव खराब हो गया तो पूरा परिपथ बंद हो गया और कोई भी अवयव काम नहीं करता है। दूसरा लाभ क्या है, अलग अलग अवयवों के अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है। यह गुण के श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता, अर्थात श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। अलग अलग अवयवों के अलग अलग धारा की जरूरत होती है, लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, सब में समान धारा जाती है, जबकि समांतर क्रम में अलग अलग धारा जाती है। पार्श्व क्रम में संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में क्या होता है, संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। अब हम लोग बात करें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि किसी विद्युत परिपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की कुल ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आप लोगों ने देखा होगा तार में जब बिजली प्रवाहित होती है तार गर्म हो जाता है। आप देखते हैं ना कि मोबाइल का चार्जर जब आप लगाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल का चार्जर तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। आपका मोबाइल भी गर्म, प्रेस क्या होती है, प्रेस का देखते हैं तो वो भी गर्म हो जाती है, हीटर गर्म हो जाता है, बल्ब गर्म हो जाता है जब बल्ब जलता है। तो ये क्या है, ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव है। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय। अब किसी भी प्रतिरोध में जो ऊष्मा है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ऊष्मा क्या होती है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती है, प्रतिरोध के भी समानुपाती होती है, प्रवाहित होने वाले समय के भी समानुपाती है। आपको अभी हम लोगों ने बात की जो तापन प्रवाह है हीटर में, प्रेस में, कंप्यूटर, मोबाइल आदि में होता है। आपको पता है मोबाइल भी ज़्यादा देर यूज़ करते हैं तो गर्म हो जाता है, या चार्जिंग पे लगाते हैं तो भी गर्म होता है। विद्युत बल्ब में भी आपको पता है गर्म हो जाता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, जो ये किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। क्योंकि टंगस्टन का धातु का बनाने के पीछे कारण होता है कि टंगस्टन जो धातु है इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। गलनांक का मतलब बहुत अधिक टेम्परेचर पर ये गलता है, ये पिघलता है। इसलिए चूँकि विद्युत धारा लगातार प्रवाहित होती है, बल्ब गर्म होता है, जो तंतु है वो भी बहुत, अगर और किसी धातु का बना देगा तो गल जाएगा, टूट जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा बल्ब। टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, तो इतना टेम्परेचर नहीं मिलता और वो नहीं गलता। और बल्बों में क्या होता है, अक्रिय या निष्क्रिय नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी होती है, क्योंकि कोई और गैस भरेंगे तो रिएक्शन कर सकती है। विद्युत शक्ति की बात करें तो ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर, भाई P बराबर क्या होता है, P बराबर VI होता है और W/T भी होता है। तो ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को हम शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट है। क्या मात्रक है, वाट है। और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। अब किलोवाट घंटा, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि जो किलोवाट घंटा है किसका मात्रक है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बोर्ड में पूछा जा चुका है कि जो किलोवाट घंटा है ये किस राशि का मात्रक है। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, तो जो किलोवाट घंटा है ये ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मापन करता है। इसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। आपके घर में मीटर लगे होंगे जो विद्युत का मापन करते हैं, आपके घर में मीटर लगे होंगे तो वो जो यूनिट है वो किलोवाट घंटा ही है। इसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं।